नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं 23 जुलाई 2026 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों ये सारे करंट अफेयर्स आने वाले आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या बैंक्स या फिर एसएससी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर गारफील्ड सोबर्स। ठीक है, पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है सर गारफील्ड सोबर्स, जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट से बिलोंग करते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए 18 जुलाई 2026 को इनका निधन हुआ है 89 वर्ष की आयु में। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के महान ऑलराउंडर थे, है ना, ये वेस्ट इंडीज की तरफ से क्रिकेट खेलते थे। वहीं इनके टेस्ट करियर की बात करें तो 1954 से 1974 के बीच इन्होंने लगभग 93 टेस्ट मैच खेले थे और इन टेस्ट मैचों में कुल 8032 रन बनाए थे, जिसमें शामिल है 26 शतक और 30 अर्धशतक। तो काफ़ी धमाकेदार वेस्ट इंडीज से क्रिकेट या ऑलराउंडर प्लेयर थे ये। और टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 235 विकेट भी लिए हैं, तो उससे समझ में आता है कितने घातक बल्लेबाज और बॉलर थे, ये ऑलराउंडर थे। वहीं ये लेफ्ट हैंडेड बैटर थे और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी, इन्होंने 1968 में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, है ना। विश्व के पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने एक ओवर में लगातार 6 छक्के मारे थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल जीत लिया है। कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए जैसे डिस्कस किया, चैंपियन तो स्पेन बना है, लेकिन रनर अप कौन था, मतलब फाइनल किसके साथ हुआ था? फाइनल हुआ था दोस्तों अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फाइनल हुआ था न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में, जहां पर स्पेन द्वारा एक गोल दागकर 1-0 से अर्जेंटीना को हरा दिया था। ठीक है, वहीं जो विनिंग गोल है वो किसने दागा था? विनिंग गोल दागा था फेरन टॉरस ने, है ना। 106 मिनट में, 106वें मिनट में फेरन टॉरस द्वारा एक गोल किया था स्पेन की तरफ से और इसी गोल की बदौलत स्पेन द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। देखिए अवार्ड सेरेमनी की बात करें तो अवार्ड सेरेमनी में गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया है? गोल्डन बूट मतलब सबसे ज्यादा गोल मारने वाले फुटबॉल प्लेयर, तो ये थे काइलियन एम्बाप्पे, है ना। फ्रांस की तरफ से ये फुटबॉल खेलते हैं काइलियन एम्बाप्पे। इन्होंने सर्वाधिक 10 गोल किए हैं, है ना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 10 गोल मारकर सबसे ज्यादा गोल किए हैं और इसी उपलब्धि के कारण इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड भी दिया है। ठीक है दोस्तों, गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, है ना। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? रॉड्री, जो कि स्पेन से ही बिलोंग करते हैं। गोल्डन ग्लोव अवार्ड की बात करें तो गोल्डन ग्लोव अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सबसे बेहतर गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? यूनाई साइमन को, ये भी स्पेन के ही फुटबॉलर है। वहीं यंग प्लेयर अवार्ड किसको दिया है, या सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी को जो यंग प्लेयर अवार्ड दिया जाता है वो दिया है पाओ क्यूबैर्सी को, है ना। पाओ क्यूबैर्सी, मतलब 3 अवार्ड्स जो है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के अवार्ड स्पेन की टीम से ही दिए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा गोल दागने का जो गोल्डन बूट अवार्ड है वो किसे दिया है? काइलियन एम्बाप्पे को, है ना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आखिरी में याद रखना चाहिए कि स्पेन ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? फीफा वर्ल्ड कप 2010 में जीता था। और वहीं 2026 में स्पेन द्वारा दूसरा फीफा वर्ल्ड कप जीता है, किसको हरा के? अर्जेंटीना को हरा के। ठीक है दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस? सो न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बन गए हैं दोस्तों? अनुराग कुमार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है पिक्चर में, इनका नाम है अनुराग कुमार और इन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, किसका स्थान दिया है दोस्तों? इन्हें किसका स्थान मिला है? तो इन्हें मिला है सतीश गोलचा। ठीक है, सतीश गोलचा को रिटायरमेंट से पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है और इनके स्थान पर अनुराग कुमार, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं 1994 बैच के, इन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, ये नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये नियुक्ति करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जितनी भी पुलिस या पुलिस प्रशासन आते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करते हैं और एमएचए द्वारा ही अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। अच्छा, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। और मोटो या आदर्श वाक्य क्या है दिल्ली पुलिस का? शांति सेवा न्याय। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से शांति सेवा न्याय दी जा रही है अभी दिल्ली में, जो जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है युवाओं द्वारा, है ना। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके इस्तीफा की बात हो रही है और
इसमें बहुत बढ़िया तरीके से शांति सेवा न्याय दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के पहले एवं सबसे गहरे भूतापीय जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया है? या इंडिया फर्स्ट एंड डीपेस्ट जियोथर्मल वेल्स वर रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? सो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूगा घाटी। हाल ही में पूगा घाटी में सबसे गहरे भूतापीय या जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, अच्छा होते क्या है ये जियोथर्मल कुएं के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इमेज फॉर्म में देखते हैं। देखिए ये दिख रहा है, ये पूगा घाटी में इस प्रकार से एक लगभग 1000 मीटर तक का 1000 मीटर नीचे तक का जो है गड्ढा खोदा जाता है, और इसके नीचे जो वाटर होता है जमीन के नीचे वो काफी ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, और गर्म वाटर होने की वजह से ये जो स्टीम निकलती है, ये स्टीम इस टरबाइन को रोटेट करती है। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं टरबाइन। ये जब टरबाइन रोटेट होता है तो टरबाइन रोटेशन की वजह से जनरेटर स्टार्ट होता है ना। टरबाइन किसको ड्राइव करता है? जनरेटर, और ये जनरेटर अंत में बिजली उत्पादन करता है ना। तो बिना पेट्रोल और डीजल की मदद से केवल और केवल स्टीम की हेल्प से टरबाइन रोटेट करते हुए बिजली का जनरेशन किया जा रहा है। तो ये काफी अच्छी उपलब्धि है जो कि पूगा घाटी में ये जो इस प्रकार के जो कुएं हैं खोदे जा रहे हैं। ठीक है ना। और एक ये था जैसे टरबाइन जो होता है, टरबाइन से जो स्टीम की वजह से जो भी पानी आता है या जो भी वाटर आता है उसे ठंडा करते हुए और वापस से इस वेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये गहरे गहरे कुएं हैं, है ना। इस प्रकार गहरे कुएं खोदे जाते हैं और फिर इन्हीं यहाँ से जो स्टीम निकलती है, ये जो स्टीम ऑपरेट हो रही है, ठीक है, स्टीम हाउस है, स्टीम हाउस से ये स्टीम, इस स्टीम की मदद से ये टरबाइन ऑपरेट होता है और टरबाइन की वजह से ये जनरेटर ऑपरेट होता है और जनरेटर ही बिजली जनरेट करने का काम करता है। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे 17 जुलाई 2026 को लद्दाख की पूगा घाटी है ना, पूगा वैली कहाँ पर है? लद्दाख में भारत के पहले सबसे गहरे भूतापीय या जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना, है ना। बीके सक्सेना कौन है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वहीं प्रत्येक कुएं की गहराई कितनी है? 1000 मीटर, है ना। जैसे हमने डिस्कस किया 1000 मीटर तक के कुएं खोदे जाते हैं, वो स्टीम की वजह से जो टरबाइन रोटेट होता है और वही टरबाइन बिजली जनरेट करने में मददगार रहता है। ठीक है, और ये कुएं 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। मतलब सी लेवल की बात करें तो सी लेवल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये कुएं बने हुए हैं। और इसे किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? पता होना चाहिए, ONGC एनर्जी सेंटर। ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा जियोथर्मल कुओं का जो प्रोसेस है या जो काम है वो किया जा रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल कौन सा है? तो ये है दोस्तों विक्रम-1, है ना। विक्रम-1 भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल या निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है ना। अच्छा, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल क्या होता है? ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल मतलब ऐसे कोई भी सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के ऑर्बिट में या अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करती है, तो उसको लॉन्च कौन करता है? ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, है ना। तो भारत द्वारा पहले निजी रूप से विकसित मतलब पहला निजी रूप से विकसित मतलब भारत में ही इसका डेवलपमेंट किया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, है ना। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा ये पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। और ये लॉन्च व्हीकल क्या काम करता है? किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाना, ताकि कोई भी सैटेलाइट वगैरह है वहाँ पर स्थापित की जा सके। तो इसको लॉन्च कौन करता है? ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, है ना। और इसका स्थापना कहाँ पर की गई है दोस्तों? सतीश धवन स्पेस सेंटर में। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यहीं पर ये ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल की स्थापना की गई है। वो बनाया किसने है? स्काई रूट एरोस्पेस ने इसका निर्माण किया है। अच्छा, स्काई रूट एरोस्पेस जो कि एक एस्ट्रोनॉट कंपनी है ना, निजी प्राइवेट एस्ट्रोनॉट कंपनी है। जैसे अमेरिका है ना। तो अमेरिका में जैसे स्पेस एक्स कंपनी है एलोन मस्क की, ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट कंपनी है। ठीक है, इसी प्रकार भारत की एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट कंपनी है जो कि स्काई रूट एरोस्पेस है, और इसी के द्वारा ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बनाया गया है ना। और स्थापना कहाँ पर हुई है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 में जारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों गुजरात को। हाल ही में नीति आयोग द्वारा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स
लॉन्च किया है या इसका सूचकांक जारी किया है, जिसमें गुजरात सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस स्टेट है ना। अच्छा, क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स? इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी या बड़े इन्वेस्टर किसी राज्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कितना फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है मतलब कि गवर्नमेंट कितने अच्छे से ऑपरेट करती हैं, एनओसीज कितने आसानी से मिल जाती हैं, है ना, वातावरण किस प्रकार का है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए या मद्देनजर रखते हुए नीति आयोग द्वारा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जारी किया है, जिसमें गुजरात टॉप रहा है ना। टॉप परफॉर्मर कौन कौन रहे हैं? पहले पे गुजरात रहा है, फिर महाराष्ट्र रहा है, फिर तमिलनाडु रहा है, फिर गोवा रहा है और फिर उड़ीसा रहा है। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहे हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस स्टेट है ये। और ये जो सूचकांक है इसका जो विश्लेषण है कितने राज्यों में किया था? सभी 28 राज्य, सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश में, है ना। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं या 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इसका जो मूल्यांकन किया गया था, वही टॉप पर कौन रहा है? गुजरात स्टेट जो है टॉप पर रही है, ठीक है ना। वहीं बड़े राज्यों की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया, गुजरात पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है ना। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में पहले नंबर पे गोवा है, फिर दिल्ली है और फिर चंडीगढ़ है ना। तो ये प्रथम 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना। और टॉप पर कौन सी स्टेट रही है? गुजरात रही है। और टॉप पर केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कौन सी रही है? गोवा रही है ना। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। देखिए, नीति आयोग की बात हो रही है तो दोस्तों नीति आयोग के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। जैसे नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। चेयरमैन इसके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। करंट में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और यही नीति आयोग के चेयरमैन है ना। अच्छा, इसके वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन करेंटली हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी जी यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाल ही में चेंज हो गई है। पहले निधि छिब्बर थी और अब निधि छिब्बर को एक्चुअली एडिशनल चार्ज था निधि छिब्बर को, और इनके स्थान पर अब अनुराग जैन, है ना, जो कि मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी थे। कौन? अनुराग जैन। इनको नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ नियुक्त कर दिया है नीति आयोग का, है ना। नीति आयोग के न्यू सीईओ कौन नियुक्त हो गए दोस्तों? पता होना चाहिए, ये हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो ये लेटेस्ट करंट अफेयर जो आपको पता होना चाहिए। तो अनुराग जैन जी हैं, है ना। अनुराग जैन जो कि IAS अधिकारी हैं और इनको हाल ही में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव या सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला, है ना। ये है पिक्चर में, इनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला। हाल ही में ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सेक्रेटरी नियुक्त हो गए हैं, है ना। अच्छा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। और इसका ये क्या चीज़ होती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। विश्व प्रसिद्ध समुद्री विज्ञान पृथ्वी प्रणाली वैज्ञानिक या अर्थ सिस्टम साइंटिस्ट और वैज्ञानिक प्रशासक है, ठीक है ना। इन सब के ऊपर बेसिकली काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और हाल ही में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला यहाँ के नए सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को किस रेल मार्ग पर हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है जींद सोनीपत में, है ना। ये देखिए, ये दिख रही है, ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और जींद और सोनीपत के बीच में ये हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये ट्रेन जींद सोनीपत रेल मार्ग पर संचालित होगी और ये परियोजना स्वच्छ, सतत या सस्टेनेबल एवं ऊर्जा कुशल या एनर्जी एफिशिएंट रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ट्रेन की एक मुख्य बात यह है कि ये जीरो कार्बन एमिशन मतलब पॉल्यूशन लगभग जीरो मात्रा में करती है और यही इसकी एक खास बात है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है सेर्ही कोरेत्स्की। सेर्ही कोरेत्स्की हाल ही में यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इनका नाम किसने दिया था? यूक्रेन के प्रधानमंत्री व्लादिमीर ज़ेलेंस्की
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा सेर्ही कोरेस्की का नाम दिया गया था और हाल ही में इन्हीं के रिकमेंडेशन की वजह से सेर्ही कोरेस्की नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। किसके, कौन सी कंट्री के, यूक्रेन के। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना कि यूक्रेन की संसद का नाम क्या होता है, वेरखोवना रादा। वेरखोवना रादा यूक्रेन की संसद या पार्लियामेंट को बोला जाता है। और सेर्ही कोरेस्की हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और प्रेसिडेंट कौन है यूक्रेन के, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कौन है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। जापान ओपन 2026 का महिला एकल या वुमेन सिंगल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु, है ना। वुमेन्स सिंगल टाइटल जापान ओपन किसने जीत लिया है, पीवी सिंधु ने जीता है। अच्छा, किसको हराया दोस्तों, अकाने यामागुची जो कि जापान से बिलोंग करती हैं, इन्हीं को हरा के पीवी सिंधु द्वारा जापान ओपन का बैडमिंटन खिताब जीत लिया है। ठीक है ना। पीवी सिंधु जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन या फिर पहली बार जापान ओपन का खिताब जीता है, तो उसका करेक्ट उत्तर है पीवी सिंधु। ठीक है दोस्तों। और किसको हरा के जीता है, अकाने यामागुची को, जो कि जापान से ही बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं दोस्तों। 58 में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड या इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड ICHO 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंत में। ताशकेंत जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और यहीं पर इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड या रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। ठीक है। अच्छा, क्या है ये, एक केमिस्ट्री कॉम्पिटिशन है ना। केमिस्ट्री ओलंपियाड जो है ICHO के प्रतिष्ठित केमिस्ट्री कंपटीशन है, जिसमें अलग अलग स्कूल के छात्र जो होते हैं या जो रसायन में रुचि रखते हैं वो लोग भाग लेते हैं। वही इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की चारों टीम सदस्यों ने गोल्ड मेडल जीते हैं यहाँ से, है ना। 4 टीम गई थी भारत की ओर से और चारों टीमों द्वारा गोल्ड मेडल वहां पर जीते हैं, है ना, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। BWF या बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या BWF वर्ल्ड चैंपियंस न्यू दिल्ली 2026 के आधिकारिक शुभंकर या ऑफिशियल मैस्कोट का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है पीको, है ना। पीको भारत में पक्षी है जिसे पिकॉक बोलते हैं या हिंदी में मोर बोला जाता है। इसी के ऊपर पीको मैस्कोट रखा गया है BWF वर्ल्ड चैंपियन का, है ना। अच्छा, BWF वर्ल्ड चैंपियन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है, इंडिया की कैपिटल में। और ऑफिशियल मैस्कोट पीको रखा है ना। पीको जो पिकॉक जैसा दिखता है, मोर जो होता है ना, मोर पक्षी, उसके जैसा एक कार्टून टाइप से मैस्कोट बनाया हुआ है ना। यही ऑफिशियल मैस्कोट रखा गया है न्यू दिल्ली जो BWF वर्ल्ड चैंपियन है 2026 का। ठीक है। वहीं ऑफिशियल चैंपियनशिप एंथम 18 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के, इन्हीं के द्वारा हाल ही में ये ऑफिशियल मैस्कोट पीको और ऑफिशियल चैंपियनशिप एंथम BWF वर्ल्ड चैंपियन का लॉन्च किया है ना। अच्छा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, हेमंत विश्वा शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं, है ना। हेमंत विश्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं और यही बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के काशीपुर से पहली बार 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का निर्यात किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। संयुक्त अरब अमीरात में 24 मीट्रिक टन लगभग फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का एक्सपोर्ट किया गया है। देखिए ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है फ्रोजन फ्राइज और इसका निर्यात UAE में किया गया है। अच्छा, फ्रोजन फ्राइज क्या होते हैं? देखिए फ्रोजन फ्राइज होते हैं पहले से ही इसे काट के और हल्का तेल में या हल्की आंच में इसे तल दिया जाता है, और इसको तलने के बाद इसे ठंडा कर दिया जाता है और फ्रिज में रख दिया जाता है ना। और फ्रिज में रखने के बाद ये क्या लंबे समय तक चल जाता, खराब नहीं होता है। और इसी चीज़ का 24 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। मतलब फ्रिज से निकालो, तलो और सर्व करो, है ना काटने की झंझट ना कुछ, केवल और केवल सारे फ्रेंच फ्राइज कटे हुए रहते हैं, केवल फ्राई करके डीप फ्राई करके इन्हें सर्व करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जून 2026 का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म पर कुल कितने उपयोगकर्ता ऑनबोर्ड किए गए थे? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 50.49 करोड़ उपयोगकर्ता, है ना। 50.49 करोड़ यूजर्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, UPI का इस्तेमाल किस लिए होता है? पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, पेमेंट ट्रांसफर के लिए, है ना। जो भी एप्लीकेशंस होती है, फ़ोनपे, पेटीएम, योनो SBI या जो भी बैंक्स के UPI एप्लीकेशंस चलते हैं जिनके द्वारा
डिजिटल ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाता है। और कितने यूजर्स हो गए हैं, भारत की बात करें तो लगभग 40.49 करोड़ 40.49 करोड़ यूजर हाल ही में कंप्लीट हो गए हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में। अच्छा, इसको संचालित कौन करता है? यूपीआई को संचालित करता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एनपीसीआई बनाया गया था और इसी के द्वारा यूपीआई संचालित किया जाता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय कुमार चौधरी जी और एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप असबे, है ना, दिलीप असबे। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय कुमार चौधरी और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दिलीप असबे एनपीसीआई के, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 जुलाई की, है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।